वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सुपर अकाउंटेंसी। आज इंडियन इकोनॉमी में हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के समय भारतीय कृषि की क्या अवस्था थी, ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय कृषि पर क्या कुप्रभाव पड़े या दुष्प्रभाव पड़े। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि में उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही बहुत कम थे। प्रोडक्शन का मतलब होता है कुल उत्पादन, जबकि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टेयर, जिसे हम इस लो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को हम अगली स्लाइड की टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। इस टेबल में दिखाया गया है कि गेहूं की उत्पादकता लगभग 5 गुना कम थी और चावल की उत्पादकता 4 गुना कम थी, जबकि गेहूं का उत्पादन 1947 में 64 लाख टन था, जबकि 2016-17 में 984 लाख टन था। इसी प्रकार चावल का उत्पादन 220 लाख टन था, जबकि 2016-17 में 1102 लाख टन था। इस प्रकार हम इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं कि उत्पादकता और उत्पादन ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बहुत कम रहे, जिसकी वजह से भारतीय किसानों को गरीबी का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता को समय समय पर भुखमरी का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कृषि के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने कोई भी सिंचाई का सिस्टम डेवलप नहीं किया, ना ही इसके लिए कोई प्रयास किए। भारतीय कृषि टोटली जो है बरसात पर, मानसून पर निर्भर थी। अगर मानसून अच्छा रहता, बरसात अच्छी होती तो कृषि अच्छी होती, और बरसात न होने पर अकाल का सामना करना पड़ता। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन का अपने और अपने परिवार के लिए किया जाना। भारतीय किसान के पास अपने और अपने परिवार के यूज़ के बाद जो कुछ बचता था वो अधिकतर लगान में ही चला जाता था, क्योंकि लगान की दर बहुत ऊंची थी। मार्केट में बेचने के लिए उनके पास प्रोडक्शन बहुत कम बचता था, इसलिए वो अपनी खेती में इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते थे, जिससे भारतीय कृषि पिछड़ी अवस्था में थी। ब्रिटिश शासन ने लगान वसूल करने के लिए जमींदारी सिस्टम अपनाया हुआ था, जिसके अंतर्गत जमींदारों से अंग्रेज एक निश्चित अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट लगान की लेते थे, और जमींदारों को पूरी आज़ादी से किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार था, जिसके कारण वो किसानों से ज़्यादा लगान वसूलते थे और अपने ऐशो आराम पर खर्च करते थे। वो कृषि में कोई इन्वेस्ट नहीं करते थे और किसानों के पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं बचता था, जिससे भारतीय कृषि अवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी और भारतीय कृषि पिछड़ी तकनीक ही अपना रही थी। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय किसानों के पास ज़मीन कम थी और वो ज़मीन अलग अलग जगह पर फैली हुई थी, जिससे उन ज़मीनों पर खेती करना बहुत महंगा पड़ता था और उत्पादन कम होता था, जिसकी वजह से भी किसानों के पास अपनी खेती में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं बचता था, जिससे भारतीय कृषि बहुत पिछड़ी अवस्था में थी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारतीय कृषि सबसिस्टेंस फार्मिंग थी, यानी जीवन निर्वाह कृषि थी, जिसके अंतर्गत किसान अपने और अपने परिवार के लिए ही उत्पादन करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती कृषि का कॉमर्शलाइजेशन करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से भारतीय किसानों को अपने परिवार के लिए खाद्यान्न खरीदने के लिए
मार्केट पर निर्भर रहना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें समय समय पर लोन लेना पड़ा और पैसे की कमी होने की वजह से समय समय पर उन्हें भुखमरी और अकाल का सामना करना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय कृषि की दशा और दिशा दोनों ही खराब थी। कृषि में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, कृषि में तकनीक पिछड़ी हुई थी, भारतीय किसानों की दशा बहुत बुरी थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने भारतीय कृषि के विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किए, ना ही कोई नीति बनाई। Our next topic is इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस टॉपिक में यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि भारतीय उद्योगों की दशा आज़ादी के समय क्या थी, कैसे ब्रिटिश शासन ने भारतीय उद्योगों का शोषण किया और भारतीय उद्योगों की जगह अपने उद्योगों का कैसे उसने विकास किया। इस टॉपिक को हम 2 पॉइंटों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट, भारतीय हस्तकला उद्योगों का समापन, और नंबर 2, भारत में आधुनिक उद्योगों का अभाव। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्री थी प्राचीन काल से ही, परंतु ब्रिटिश शासन ने अपने फ़ायदे के लिए हमारे भारतीय हैंडीक्राफ्ट उद्योगों को समाप्त कर दिया। कैसे समाप्त किया, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। नंबर 1, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, पक्षपातपूर्ण टैरिफ नीति, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत से ब्रिटेन को होने वाले कच्चे माल के निर्यात पर कोई टैक्स नहीं लगाया और ब्रिटेन से भारत को तैयार माल के होने वाले आयात पर भी 0 टैक्स लगाया, जबकि भारतीय प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने बाहरी कर लगा दिया, जिससे भारतीय प्रोडक्ट भारत के मार्केट में ही ब्रिटिश प्रोडक्ट के मुकाबले महंगे हो गए, इसलिए लोग उनको नहीं खरीद पाए। इसलिए भारतीय हैंडीक्राफ्ट उद्योग का उन्मूलन हुआ। भारतीय हस्तकरघा उद्योगों का ख़त्म होने का दूसरा कारण था डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में राजा महाराजा होते थे जो भारतीय हैंडीक्राफ्ट उद्योगों को संरक्षण देते थे, परंतु ब्रिटिश शासन के फैलाव के कारण और राजा महाराजाओं के ख़त्म हो जाने के कारण यह संरक्षण ख़त्म हो गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय हैंडीक्राफ्ट को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के ख़त्म हो जाने का तीसरा कारण था कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। ब्रिटेन में उद्योग कारखाने बहुत लगे हुए थे, जहाँ से बहुत ज़्यादा माल तैयार होता था और पूरे संसार में बेचा जाता था। मशीन से बने प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते थे और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी। साथ ही ब्रिटिश सरकार की पक्षपातपूर्ण टैरिफ नीति के कारण भी वो भारतीय प्रोडक्ट के मुकाबले सस्ते प्रोडक्ट थे, इसलिए भारतीय हैंडीक्राफ्ट उद्योग का उन्मूलन और पतन शुरू हुआ। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के ख़त्म होने का तीसरा कारण था वेस्टर्न लाइफस्टाइल। ब्रिटिश शासन की वजह से भारत के लोगों की डिमांड में बदलाव आया और भारतीय लोग वेस्टर्न प्रोडक्ट का यूज़ ज़्यादा करने लगे, जिसकी वजह से भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगी और ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी, जिस वजह से भारतीय हस्तकरघा उद्योग का पतन शुरू हुआ। इंडियन हैंडीक्राफ्ट के पतन का अगला कारण था भारत में रेलवे का आना। भारत में रेल के आ जाने से ब्रिटिश प्रोडक्ट की मार्केट का विस्तार हुआ और भारतीय हैंडीक्राफ्ट के पतन की जो गति थी वो तीव्र हुई। रेलवे की सहायता से
ब्रिटिश उद्योगपतियों ने अपने प्रोडक्ट को भारत के कोने कोने तक पहुंचाया, जिससे भारत के स्थानीय उद्योग, छोटे उद्योग का पतन शुरू हुआ। भारत की आज़ादी के समय भारतीय उद्योग की जो बुरी दशा थी, उसका दूसरा मुख्य कारण था ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय छोटे उद्योगों का, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का पतन तो हुआ, लेकिन उसकी जगह मॉडर्न इंडस्ट्री का विकास भी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से भारतीय उद्योग आज़ादी के समय बहुत बुरी अवस्था में था, जिसके पीछे ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियां ही जिम्मेदार थी, जिसे हम आगे के पॉइंटों में समझने का प्रयास करेंगे। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है ऐसी वस्तुओं का प्रोडक्शन करना जो दूसरी वस्तु के प्रोडक्शन में सहायता दे, जैसे मशीनें। भारत में आज़ादी के समय कोई किसी भी प्रकार की मशीन का प्रोडक्शन नहीं होता था। यहाँ तक कि सिलाई मशीन, साइकिल आदि भी विदेशों से मंगानी पड़ती थी। ब्रिटिश शासन ने भारत में इस प्रकार के उद्योगों को विकसित करने की कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि वो भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करना चाहते थे, अपने प्रोडक्ट को भारत में बेचना चाहते थे। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं लगाई गई। ब्रिटिश शासन ने भारत में ना तो प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया कि वो मॉडर्न इंडस्ट्री भारत में एस्टैब्लिश करे, ना ही खुद उसने मॉडर्न इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने में कोई रुचि दिखाई। जो कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री लगाई भी गई वो केवल ब्रिटिश के इंटरेस्ट के लिए, ब्रिटिश हित के लिए लगाई गई, जैसे रेलवे, कम्युनिकेशन जो सिस्टम डेवलप किए गए वो सब ब्रिटिश के फ़ायदे के लिए किए गए। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने कुछ भारतीय उद्योगपतियों को आधुनिक उद्योगों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन वो केवल ब्रिटिश के फ़ायदे के लिए किया गया, क्योंकि पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को कुछ वस्तुओं की कमी हो रही थी, इसलिए उन वस्तुओं के प्रोडक्शन के लिए भारतीय उद्योगपतियों को ब्रिटिश सरकार से प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान हमारी खेती और हमारे उद्योग की दशा और दिशा बहुत बिगड़ी हुई थी और भारतीय अर्थव्यवस्था का ब्रिटिश ने अपने फ़ायदे के लिए प्रयोग किया, जिससे भारत और भारत की जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश के रहमो क्रम पर आधारित अर्थव्यवस्था बन गई। Thanks for watching our videos. Please like, share and subscribe. Thank you.